प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं विश्वनाथ मिश्र फिर से एक बार आपका अभिवादन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों ने और विद्याधर्मियों ने इस बीच स्वाध्याय से अपने को जोड़े रखा होगा और आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने की एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे बीए और एमए के विद्यार्थियों को तो लाभ मिलेगा ही, इससे प्रतियोगी अभ्यर्थियों को भी मदद मिलेगी। सामान्यतः बीए फाइनल ईयर में आने के बाद राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र पेपर के रूप में पढ़ने का अवसर मिलता है, खासकर उन विश्वविद्यालयों में जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए अलग से विभाग नहीं है और इसे राजनीति शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। भारत के अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालयों में जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, वहां भी इसकी शुरुआत स्नातक स्तर पर कम ही होती है। हाँ, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस में जाने के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में अवसर जरूर मिलते हैं, परंतु पिछले 2 दशक में अनेक ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालय भारत में भी खुल गए हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ऑनर्स की डिग्री देते हैं। आप यदि इस विषय में अपने लिए या मित्रों के लिए अधिक सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप कीजिए बीए इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन इंडिया और सर्च रिजल्ट में आए किसी भी 2-3 लिंक को ओपन करके सारी सूचनाएं आप वहां से प्राप्त कर लीजिए। हमारी इस सूचनात्मक बातचीत से भी कम से कम एक निष्कर्ष तो सामने आ ही जाता है। वह निष्कर्ष यह है कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेने के बाद भी राजनीति शास्त्र जैसी सार्वभौमिक स्वायत्तता प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने पढ़ाने के लिए अलग अलग और स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स भी हैं और बहुतेरी जगहों पर यह राजनीति शास्त्र विभाग के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति सिर्फ भारत या अन्य विकासशील देशों की ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में है। सोवियत संघ में तो पिछली शताब्दी के 60वें दशक तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इतिहास विभाग के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। 1920 के पहले यूरोपीय विश्वविद्यालयों में भी लगभग ऐसी ही परिपाटी थी। एक स्वतंत्र विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने पढ़ाने की शुरुआत 1919 में हुई। इस वर्ष वेल्स विश्वविद्यालय में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर पद की स्थापना की गई और उस पर अल्फ्रेड जिमर्न को नियुक्त किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र के अध्यापन के लिए पहले प्रोफेसर की नियुक्ति के 63 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को पढ़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से एक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई। और आपको याद ही होगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1856 में पहली बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए प्रोफेसर पद का सृजन किया गया था और उस पर फ्रांसिस लाइबर की नियुक्ति की गई थी। हालांकि तब उन्हें प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री कहा जाता था। इस पोस्ट के नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि तब राजनीति शास्त्र पर इतिहास का कितना अधिक प्रभाव रहा होगा। ठीक यही बात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ भी है। शुरू में इस पर इतिहास, दर्शन शास्त्र और विधि यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत अधिक प्रभाव था। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि जब 1919 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने की शुरुआत हुई, तब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वरूप यूरोप केंद्रित था, जिसे अंग्रेजी में आप
यूरोसेंट्रिक कहते हैं। ऐसा होना लाजिमी भी था। आप पूछ सकते हैं कि भला क्यों ऐसा होना जरूरी था? तो इसका उत्तर यह है कि तब उपनिवेशवाद के कारण गुलाम राष्ट्रों की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती थी और न ही गुलाम राष्ट्रों की विदेश नीति स्वतंत्र हुआ करती थी। गुलाम मुल्कों के भाग्य का फैसला भी औपनिवेशिक शक्तियां यानी कि कॉलोनियल पावर्स ही करती थीं, जो अधिकतर यूरोप की ही थीं। अतः यूरोपीय शक्तियों के आपसी संबंधों के अध्ययन के इर्द गिर्द ही तब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पठन पाठन होता था। विद्यार्थियों को यहाँ एक अन्य तथ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप यदि 1919 के समय के दौर को देखें तो यह प्रथम महायुद्ध के बाद शांति के खोज की दौर थी। उस राष्ट्रसंघ को बनाने की पहल हो रही थी, जो भले ही कभी अमली जामा नहीं पहन सका, परंतु उसने आशावाद की लहर जरूर पैदा की और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन सब का असर यह हुआ कि 1919 में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाया जाने लगा, तब उसमें इतिहास के साथ साथ आशावाद, नैतिकता आदि का भी समावेश किया गया। परिणाम स्वरूप शुरुआती दौर का अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के वास्तविक व्यवहार और यथार्थ के बजाय आदर्शात्मक अधिक हो गया। मतलब यह कि शुरुआती दौर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन भी उन्हीं दृष्टिकोणों और पद्धतियों से आरंभ हुआ जिसे आपने बीए पार्ट 1 में ऐतिहासिक दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से पढ़ा है। मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ाने की शुरुआत हुई, तब इसमें उन व्यवहारवादी, पर्यवेक्षणात्मक, वैज्ञानिक उपागमों से इसकी शुरुआत नहीं हुई जो कि स्वयं राजनीति शास्त्र में 1960 और 1970 के दशक में पढ़ाए जाने लगे थे। चूंकि इस समय दुनिया में शांति की स्थापना और यूरोप के हालातों को सुधारने के लिए अनेक संधियां हो रही थीं, इसलिए तब के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधियों का भी बोलबाला था। स्वयं प्रोफेसर जिमर्न एक इतिहासविद थे और दर्शन शास्त्र में उनकी गहरी रुचि थी। वे विल्सन के शांति प्रयत्नों के भी एक बड़े सहकार थे। अल्फ्रेड जिमर ने ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मॉन्टेग्यू बर्टन प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्यापन भी आरंभ किया था। उन्होंने एक सहायक के रूप में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की भी शुरुआत की थी। यहाँ यह भी जानना रुचिकर है कि जिमर्न 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित हुए थे। यह नामांकन उन्हें यूनेस्को की स्थापना में दिए गए सक्रिय योगदान के कारण संभव हो पाया था। यह बात अलग है कि उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिल पाया था। जिमर्न एक अंतर्राष्ट्रवादी थे और आदर्शवादी भी थे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे राष्ट्रों के यथार्थ व्यवहार से नावाकिफ थे। वे राष्ट्रों की आर्थिक गतिविधियों पर भी गहरी नज़र रखते थे और राष्ट्रों के आर्थिक हितों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करते थे। किंतु यह सब उनके व्यक्तिगत रुचि का विषय था। यह जो पाठ्यक्रम वे पढ़ा रहे थे उसमें विस्तार से सम्मिलित नहीं हो पाए थे। इसकी मिसाल यह है कि जॉर्ज एलन एंड अनविन, जो दुनिया का एक बड़ा पब्लिशर है, उसने उनकी एक किताब द इकोनॉमिक वेपन अगेंस्ट जर्मनी का प्रकाशन 1918 में किया था। फिर भी इसी दौर में 1939 में प्रकाशित E.H. कार की किताब द 20 ईयर्स क्राइसिस ने जिमर्न और E.H. कार को क्रमशः आदर्शवाद और शास्त्रीय यथार्थवाद यानी कि क्लासिकल रियलिज्म के आधार पर दो ध्रुव में अलग अलग स्थापित कर दिया था। इन बातों के बाद आप
थोड़ी देर के लिए विराम लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ और फिर वापस मिलता हूँ बहुत जल्दी। हाँ मित्रों, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ मैं विद्यार्थियों की आसान समझ के लिए ई.एच. कार को क्लासिकल रियलिस्ट के रूप में प्रस्तुत किया हूँ ताकि हमारे विद्यार्थी हेंस जे मार्गेंथ्यू की पुस्तक पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस से शुरू होने वाली रियलिज्म से कार के रियलिज्म को अलग करके पहचान सकें। परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विचारकों और सिद्धांतों को समझने से पहले आइए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इतिहास पर कुछ और विचार कर लेते हैं। सबसे पहले यह कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। बेशक आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए उनका होना सबसे जरूरी है जो इस संबंध को बनाएंगे, यानी कि राष्ट्रों का होना सबसे जरूरी है, और यही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मूलभूत यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक राष्ट्र नहीं होंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी नहीं होगा। तो फिर यह राष्ट्र इस दुनिया में कब और कहां से आए। आपने 1648 की वेस्टफेलिया संधि के बारे में सुना या पढ़ा होगा। 1648 की इसी संधि से राष्ट्र राज्य को औपचारिक मान्यता मिली। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हम औपचारिक तौर पर मतलब फॉर्मल लिहाज से 1648 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत भी मान सकते हैं। यहाँ उन विद्यार्थियों और मित्रों को असुविधा लग सकती है जो यह मानते हैं कि राष्ट्र तो उतने ही पुराने हैं जितने कि मानव सभ्यताएं। तो फिर हम 1648 से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत क्यों माने, और 1648 से पहले जो देशों के बीच संबंध थे, यदि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं थे तब वे और क्या थे। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को आप ऐसे समझें कि किसी भी विषय को औपचारिक मान्यता तब मिलती है जब उसका एक निश्चित सीमांकन हो। यह 1648 भी उसी तरह का एक सीमांकन है और औपचारिक सीमांकन है। अन्यथा अनौपचारिक दृष्टि से आप मनु एवं कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति और मंडल सिद्धांत में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बीज खोज सकते हैं, और ऐसा ही आपको प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में भी वैदेशिक संबंध के बारे में कुछ न कुछ मिल जाता है। वस्तुतः 1648 में रातों रात जमीन पर ऐसा कुछ बदलाव नहीं हो गया जिससे राजाओं और साम्राज्यों के बीच बनने वाला संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन गया। फिर भी वेस्टफेलिया संधि के सदस्यों ने एक नींव जरूर रखी जिससे विदेश संबंध राजाओं और सम्राटों के संबंध न होकर राष्ट्रों के बीच संबंध में समझे जाने लगे। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे लोकतंत्रों के उदय ने और भी बढ़ावा दिया और राष्ट्रों के स्वरूप में एक नया और युगांतकारी बदलाव आना शुरू हुआ। वह बदलाव यह था कि अब राजाओं की जनता, फिर से इस शब्द पर ध्यान दीजिए, राजाओं की जनता पृष्ठभूमि से उठकर ऊपर आ गई और जनता के राजा सामने आए। एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध धीरे धीरे जनता के प्रतिनिधियों के बीच संबंध से होता हुआ आज जनता के बीच के संबंध में स्थापित होता जा रहा है। 1648 को इस लिहाज से हम एक ऐसा पड़ाव मान सकते हैं जहां से बीज रूप में ही सही परंतु एक नए युग की शुरुआत होती है जिसमें राज्य, सम्राट या साम्राज्य के स्थान को जनता, राष्ट्र और राज्य व्यवस्था ने तिरोहित करना आरंभ कर दिया। परंतु 1945 तक इसकी गति बहुत धीमी रही। शुरुआती दौर में इंटरनेशनल रिलेशन के मुख्य घटक को हम स्टेट एक्टर्स कहते थे, परंतु अब
उसमें सुप्रा नेशनल एक्टर यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हो गए हैं। और इसी तरह इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि नागरिक संगठन, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, यानी कि कोई भी ऐसा गैर सरकारी संगठन जिनको आप एनजीओ कहा करते हैं आजकल, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हैं, इसको प्रभावित करते हैं, वे भी आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत पढ़े और पढ़ाए जाते हैं और वे भी आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध के घटक माने जाते हैं। जब तक इंटरनेशनल रिलेशंस पर स्टेट एक्टर्स का प्रभाव अधिक था, तब तक इस विषय को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहना कुछ हद तक ठीक लगता था। किंतु जैसे जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स की इंटरनेशनल एरिना में भागीदारी बढ़ी है, उसे देखते हुए इस विषय को इंटरनेशनल रिलेशन कहना अधिक उचित है, क्योंकि इस विषय में सिर्फ राष्ट्रों के राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि विविध संबंधों का भी समावेश हो गया है। यही नहीं, अब हम बड़े पैमाने पर गैर राज्यकर्ताओं की क्रिया प्रतिक्रिया को भी इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते पढ़ाते हैं। फिर भी भारत के और दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में आज भी इन सब को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों ही रूप में साथ साथ पढ़ा और पढ़ाया जाता है। हम अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस विषय को इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से पढ़ते हैं और आगे हम इसी नाम का प्रयोग करेंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग हम करते हैं, तब भी आप इसे इंटरनेशनल रिलेशंस के समानार्थी के रूप में ही समझें। और इस विषय पर हम कोई और आगे बात बढ़ाने से पहले चाहेंगे कि इस विषय पर आप कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर लें। आप में से जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। सामान्यतः जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं, वे बीएल फाड़िया की किताब, बहुत मोटी सी किताब है, उसको पढ़ना पसंद करते हैं हिंदी बेल्ट में। उसमें सूचनाओं का भंडार है, इसमें कोई शक नहीं। और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पिछले दशकों में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती रही हैं, उसकी सूचना आपको उसमें मिल जाएगी। किंतु मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप सिर्फ सूचनाओं को रटने और याद करने से आगे बढ़ना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक व्यापक और क्रिटिकल थिंकिंग आप चाहते हैं कि आप में उत्पन्न हो, तो इसके लिए हिंदी की किताबों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी की किताबों को भी पढ़ने और समझने का प्रयत्न कीजिए। वैसे एक किताब जो मूलतः थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे हिंदी में लिखी गई है, हालांकि वह एक अनुदित किताब जैसी है, और उस किताब के लेखक हैं अजय कुमार। किताब का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। यह पियर्सन से प्रकाशित हुई है, आप इसे खरीदकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं, उसी की समझ आपको मिलेगी और इसकी हिंदी आपको कठिन भी लगेगी, कभी कभी उलझाऊ और उबाऊ भी लगेगी। अब यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में आप कोई ऐसी किताब पढ़ें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ कुछ सूचनात्मक बातें भी लिखी गई हों और जो आपके सिलेबस के थोड़े से बड़े एरिया को कवर करता हो,
तो आप तपन बिस्वाल की किताब खरीद सकते हैं। किताब का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और यह किताब मैकमिलन से प्रकाशित हुई है। यहाँ यह भी बताना आपको मैं उचित समझता हूँ कि यह जो तपन बिस्वाल की किताब है वह अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और इसे मैं एक अच्छी किताब के रूप में मानता हूँ। यदि आप कोई ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो एक सैद्धांतिक समझ आप विकसित करने के साथ साथ आपके सिलेबस के कुछ और बड़े भाग को कवर करती हो, तो इसके लिए आप महेंद्र कुमार की किताब पढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष। ये किताब शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी से अभी छप कर मिलती है। महेंद्र कुमार भारत में एक अच्छे विद्वान माने जाते रहे हैं और बहुत लंबे समय से विद्यार्थी इनकी किताबों को पढ़ते रहे हैं। मूलतः इनकी किताब अंग्रेजी में ही लिखी गई थी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन यह किताब अब हिंदी में भी उपलब्ध है। इसी तरह कोई बच्चा यदि सूचनात्मक पक्षों को ज़्यादा और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को सिर्फ एक चैप्टर में समेट कर पढ़ना चाहता है, अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि वह अनीक चटर्जी की किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस टुडे, कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। इस किताब को पढ़ सकता है। ये किताब पियर्सन से आई है। इन किताबों के अलावा यदि आप कुछ सिद्धांतकारों की किताबों को पढ़ें तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी एक बेहतर समझ विकसित हो सकती है। यह अलग बात है कि इसके लिए आपको आंग्ल भाषा से भी दोस्ती करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं अपने विद्यार्थियों को स्कॉट बर्चिल की किताब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के लिए कहता हूँ। ये किताब आपको PDF ड्राइव पर भी मिल जाएगी। आप इस किताब को गूगल से भी PDF वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह एक दूसरी किताब है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस नाम से ही है और एंड्रयू लिंकलेटर की लिखी हुई है। उस किताब को भी पढ़ा जा सकता है। और जब आप टिप्पणी करके मुझे बताएंगे कि आप किस तरह की किताब पढ़ना चाहते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस का जो आपका सिलेबस है उसमें किस यूनिट के लिए आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि टिप्पणियों में आपका उत्तर दे करके मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं। तो इस बीच कुछ आप पढ़िए। आज हम लोगों ने शुरुआत किया है और इस विषय की शुरुआत कैसे हुई, इसी एक पक्ष को आज आपके सामने मैंने रखने का प्रयत्न किया है। इस सामान्य परिचय के बाद हम आपकी प्रतिक्रिया और आपकी जिज्ञासा का इंतजार करेंगे और फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला के दूसरे लेक्चर के साथ, और वह भी बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए, जल्दी मिलेंगे। आप पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।